हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ जो कि आपका जो होता है ये फोर्थ यानी चौथा पेपर होता है, ठीक है, जो 25 नंबर का होता है और बिल्कुल आज से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 11 बजे होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितने चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। उसके बाद जो है तीसरा की प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पांचवा जो आपका चैप्टर है वो है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। छठा जो आपका चैप्टर है वो है समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ। सातवां जो चैप्टर है वो है रेखीय समीकरण एक चर में। उसके बाद जो आठवां आपका चैप्टर है वो है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण। नौवां जो चैप्टर है वो है क्षेत्रफल, आयतन और धारता की संकल्पना तथा इकाई। 10वां जो चैप्टर है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 11वां जो चैप्टर है वो है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। 12वां जो चैप्टर है वो है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, ठीक है। हमने इसके पहले भी इसको पढ़ा था, तो जिसमें हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, पाई ग्राफ। बट इसमें क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता, बटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, ठीक है। और लास्ट जो आपका इसमें चैप्टर है वो है सर्वांग क्षमता तथा समरूपता। फ्रेंड्स, इसमें आपका मैथ में पूरा 13 चैप्टर है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम जो लेसन फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है बट इसमें भी दिया है कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसेस जैसे हमने 2 अंकों का निकाला था, ठीक है, इसमें भी वैसे ही होता है। तो देखिए, सबसे पहला तो प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो आपका डीएलएड होता है इसमें मैथ में डिफिनीशन भी पूछ लेता है, तो आप सभी को डिफिनीशन भी याद यानी परिभाषा भी याद करना होगा। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, एक तो अभाज्य संख्याएं सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है, और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं की जो परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्याएं कहलाती है या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 3 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 5 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो आपका 2 है, ठीक है। तो ये भी आप सभी को याद रखना होगा। और देखिए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 4, 6, 8, ठीक है, 9, 10 हो गया, ये सभी क्या है, आपके भाज्य संख्याएं हैं। संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और देखिए, यहाँ लिखा भी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है, वो है 2। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, आप इसको अच्छे से नोट्स। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप शुरू से बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें बिल्कुल ही शुरुआत से और बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ समापवर्त्य शुरू हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, समापवर्त्य जानने से पहले आपको अपवर्त्य जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम ये जानेंगे कि अपवर्त्य क्या होता है, उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समापवर्त्य क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, अपवर्त्य अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें कि 8 और 4 का पूछे 8 और 4 का समापवर्त्य क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा। तो सबसे पहले हम
हम क्या निकालेंगे, 8 और 4 का अपवर्त निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, 8, 16 और आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8, 16 और 24। अगर हम यही दूसरा जो है 4 है तो फिर आपका 4, 8, ठीक है, 12। तो अब इसमें पूछेगा 8 और 4 का समापवर्त क्या है। तो फ्रेंड देखिए अब इसका प्रोसेस क्या होता है, हम इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 8 और 4 का जो क्या है समापवर्त है वो 8 है। ठीक है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है तो बट इसमें 8 वाले में 4 नहीं है, इसमें 12 है बट इसमें 12 नहीं है, 16 इसमें भी होता है और 16 इसमें भी होता है, बट 3 ही अंक है तो हम बस 3 ही अंक का देखेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा भी दे देता है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अभी आपको पता चल गया कि समापवर्त किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्या हो, ठीक है, अथवा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं अथवा व्यंजकों का समापवर्त कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या बीजीय अक्षर व व्यंजक 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का बीजीय अक्षरों या व्यंजकों में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए और दिए हुए व्यंजकों अथवा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है, समापवर्त कहलाता है। तो ये इसका डिफिनीशन हो जाता है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालने की क्या है विधियां, हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। तो फ्रेंड देखिए अभी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियां हैं। पहला तो हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें हम केवल और केवल अभाज्य नंबरों से ही हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहला जो विधि हो जाता है वो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देता है कि एग्जाम्पल के लिए 5 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो केवल और केवल आप अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य नंबरों को ही लेंगे। ठीक है, और अभाज्य का आप सभी को पता है कि जिसमें आपका एक और किसी और नंबर से नहीं, एक और स्वयं अपने आप से भी विभाजित होता है और किसी नंबर से नहीं कटता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, यानी इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया जाता है, फिर उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं का गुणा करके लसा प्राप्त किया जाता है। आप क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। ठीक है, बट डिफिनीशन आप सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए 12, 9, 25, 12, 9 और 25 का लसा कैसे, अगर हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से, सबसे पहले हम 12 को लेंगे। ठीक है, 12 को जब हम लेते हैं तो 12 का आप सबसे छोटी संख्या लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में, फिर 2 से हम काटेंगे तो जाएगा 3 बार में। ठीक है, फिर आपका जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, उसी प्रकार हम 9 का लेंगे तो 9 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 से जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर 3 से और ये कट जाएगा, ये हो गया। फिर हम 25 का लेते हैं तो 25 का अगर हम करते हैं तो 5 से जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 2 बार है। ठीक है, तो हम 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, फिर देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, ठीक है, सिंपल 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे हम 5 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे सबसे पहले 2 स्क्वायर हो गया इनटू 3 स्क्वायर हो गया और उसके बाद जो हो गया वो आपका 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सिंपल आप स्क्वायर कर दीजिए या आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25, 9 और 4 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 900 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप खुद एक बार करके देखिएगा, इसका आंसर 900 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम भाग विधि से अगर ज्ञात करते हैं तो किस तरीके से, भाग विधि से जो प्रोसेस होता है इसको हम भाग विधि कहते हैं। आपका 12 हो गया, 9 हो गया
ठीक है, और 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 9 नहीं जाएगा, हम वैसे ही लिख देंगे 25 हो गया। फिर अब 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 9 नहीं जाएगा, फिर 25 भी नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 बार में जाएगा तो 1 बार में, फिर आपका 3 बार में, और फिर 25, फिर हम 3 लेंगे तो 3 से 1, फिर 1, 25, फिर 5 लेंगे तो यहाँ पे 1 और 5, फिर यहाँ से 5 से कट जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका 75, 75 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। ठीक है, तो 75 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो आप सभी का जो होगा 3 × 5 = 15 हो जाता है। ठीक है, और हासिल 1 और 7 × 3 = 21, 22 यानी 225। तो 225 में 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 4 का सिंपल गुणा कर देते हैं तो 5 चौको 20 हो जाता है। ठीक है, हासिल 2 हो जाएगा, 4 तो 4 दूनी की 8 और हासिल 1 है तो फिर क्या हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाता है 900। तो आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हो या फिर आप गुणनखंड विधि से लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं और जो आप सभी को पहले ही मालूम है। देखिए दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका 12 और 16 का लसा ज्ञात करें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 16 लिखते हैं तो 16 का क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 2 × 8 = 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी की 4, फिर 2 एकम 2। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम वही भाग विधि से करते हैं तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या लेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, फिर ये 2 से लेंगे 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। फिर हम 2 लेंगे, ये 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 और 1, फिर 3 से 1 बार में जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो आपका 8 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 16 तिया आपका यहाँ पे 48। तो इसका आंसर आप देख सकते हो क्या है 48। इस तरीके से आंसर आ गया है। तो आप दोनों विधि से लगा सकते हो। ठीक है, बट ये गुणनखंड विधि से द्वारा लगाया गया है। अब देखिए अगला जो है वो है आपका भाग विधि से। तो भाग विधि का क्या नियम होता है, तो जिन संख्याओं का लसा निकालना होता है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। जो संख्या या संख्या है उस संख्या से भाज्य है उनका भागफल, और जो अभाज्य है उनको जैसे का तैसा उनके नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। जैसे जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटा संख्या ऐसा गुणनखंड हो जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्याएं विभाजित हो जाए। फिर जैसे कि थर्ड में बताया है नियमानुसार लिखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो संख्याएं हैं, जो संख्या या संख्या है उस संख्या से भाज्य है उनका भागफल, और जो संख्या अभाज्य जो नहीं करता है हम उसके नीचे जैसा का तैसा लिख देते हैं। यह क्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि वह पंक्ति सब संख्याओं को नीचे एक न आ जाए। फिर समस्त गुणनखंडों को गुणा करके और लसा ज्ञात कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 36 और 24 20 का किस तरीके से भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर हम लगाएं तो यहाँ पे आपका क्या है 36 है और उसके बाद 24 है और उसके बाद आपका 20 है। ठीक है, तो हम सबसे छोटी से छोटी नियम के अनुसार सबसे छोटे से छोटी संख्या लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा और उसके बाद ये जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर हम 2 लेंगे, फिर ये 2 × 9 = 18 हो जाएगा। 2 × 6 = 12 होता है, 2 × 5 = 10 होता है। फिर 2 से 9 नहीं जाएगा, क्या बोला है जस के तैस हम लिख देते हैं। फिर हम यहाँ से 3 जाएगा, 5 नहीं कटेगा हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा हम 3 लेंगे तो 3 से 3 बार में जाएगा, 1 बार में 5 नहीं कटेगा। ठीक है, हम 5 वैसे ही लिख देंगे। फिर ये 3 से ही जाएगा, फिर 1 बार में 5 से जाएगा। ठीक है, अब नीचे जितने भी एक एक आ जाएंगे फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 और उसके बाद 24 हो जाएगा। और 24 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। ठीक है, तो 24 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 × 12 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 7, फिर 72 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 5 में कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 72 का मल्टीप्लाई 5 में करते हो तो 5 दूनी के 10 हासिल 1, 7 × 5 = 35 और 1 36। तो 360 इसका आंसर चला आएगा। देखते हैं 360 आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हो इसका आंसर 360 चला है। तो इस तरीके से भाग विधि। और देखिए फ्रेंड्स, अगर 3 संख्याओं का हमने इसके प्रीवियस यानी जब हम पहले सेकंड सेमेस्टर क्लासेस चलाए थे तो उसमें बहुत ही अच्छे से सेम प्रोसेस उसमें भी यही रहता है, कुछ नहीं होता है, बस एक नंबर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 3 अंक जैसे कि 3 संख्याओं वाली संख्या भी
हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो 3 संख्याओं का मौसा याद करना, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत ही ईजी है और हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रोसेस है पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से सेकंड सेमेस्टर में दिया है ताकि आप सभी को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।